आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिंग निर्धारण या जिसको हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लिंग निर्धारण को पूरी तरह से समझेंगे कि इसमें कौन कौन से सिस्टम काम करते हैं और मनुष्य में किस तरह से लिंग निर्धारण होता है, और मधुमक्खी का एक उदाहरण दिया गया है, उसमें भी लिंग निर्धारण को आपकी किताब में बताया गया है, तो उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन का एक सामान्य अर्थ होता है कि कोई भी जो जीव है वो संतति या जीव पैदा होता है तो वो नर होगा या मादा होगी, इसका जो निर्धारण है। यानी कोई जीव जब जन्म लेता है तो वो नर होगा या मादा होगी, और हम जानते हैं कि नर और मादा में अलग अलग दोनों के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको हम पहचान लेते हैं कि ये नर है या मादा है। तो कोई जीव नर या मादा के रूप में किस प्रकार से विकसित होगा, या कौन सा नर होगा या कौन सा मादा होगी, तो इसका निर्धारण आखिर कैसे होता है, तो उसे हम लिंग निर्धारण कहते हैं। तो देखिए, लिंग निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंग निर्धारण गुणसूत्रों के द्वारा होता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गुणसूत्रों या जिनको अंग्रेजी में अपन क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्रों या क्रोमोसोम द्वारा लिंग निर्धारण होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण एक प्रणाली है लिंग निर्धारण की कि गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण होता है। इस बात के प्रारंभिक संकेत कीटों, कुछ इंसेक्ट थे जैसे ड्रोसोफिला फल मक्खी, ग्रास होपर, ये जो कीट थे, इस कीटों पर जब एक्सपेरिमेंट किए गए तब ये पता चल गया था। तो गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण होता है, इस बात के प्रारंभिक संकेत या प्रमाण कीटों जैसे ड्रोसोफिला या ग्रास होपर पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त हुए। तो ये है, यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि लिंग निर्धारण गुणसूत्रों के द्वारा हो रहा है, इस बात के जो प्रारंभिक जो संकेत थे वो कहाँ से मिले, कौन से जीवों से मिले, तो वो कीटों से प्राप्त किए गए थे। तो एक साइंटिस्ट थे हैकिंग, जिनको हरमन हैकिंग पूरा नाम था इनका, हरमन हैकिंग। तो हैकिंग साइंटिस्ट जो थे वो क्या कर रहे थे, कुछ कीटों के शुक्र जनन का मतलब होता है शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। तो जो शुक्र जनन होता है या शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होता है उसको वो देख रहे थे। तो शुक्र जनन के दौरान एक विशेष केंद्रकीय संरचना का पता लगाया। उन्होंने देखा कि 50% शुक्राणुओं में यह संरचना पाई जाती है, जबकि 50% शुक्राणुओं में यह संरचना नहीं पाई जाती। तो हैकिंग क्या कर रहे थे, कुछ कीटों पर अपने प्रयोग कर रहे थे। वो कीटों में शुक्र जनन को देख रहे थे, तो उनको दिखाई दिया कि 50% शुक्राणु ऐसे थे जिनमें एक उनको केंद्र की रचना दिखाई दी, कि एक नाभिक की रचना दिखाई दी जो 50% गुण शुक्राणुओं में उपस्थित थी और 50% शुक्राणुओं में ये अनुपस्थित थी। तो क्या हुआ कि हैकिंग इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता पाए, उनको संरचना तो देख ली। तो हैकिंग ने क्या किया, जो संरचना देखी थी शुक्राणु निर्माण के दौरान शुक्राणुओं में, तो उन्होंने उस संरचना को क्या नाम दिया, तो उन्होंने उसको दे दिया एक्स का या एक्स बॉडी नाम रख दिया। जैसे मान लीजिए हम कोई संरचना देखते हैं और हमें उसका नाम नहीं दे तो हम उसको कह देते हैं कि ये मान लीजिए XYZ या ABC है या XYZ है। तो उन्होंने हैकिंग ने क्या किया, इस रचना को जो उन्होंने शुक्र जनन के दौरान देखी थी, शुक्राणुओं में देखी थी, तो उसका उन्होंने संरचना का नाम ऐसे ही देकर क्या दे दिया, एक्स का या एक्स बॉडी दे दिया। लेकिन वे इस संरचना यानी एक्स काय के महत्व को समझा नहीं पाए। तो वो ये नहीं बता पाएगी ये शुक्राणु के अंदर ये संरचना क्या काम करती है, तो उसके बारे में ये नहीं बता पाए। फिर क्या हुआ, इसके बाद कुछ अन्य वैज्ञानिक आए। इनके बाद अन्य वैज्ञानिकों ने अपने शोध कार्यों से ये निष्कर्ष निकाला कि हैकिंग का एक्स काय वास्तव में गुणसूत्र ही था, इसलिए इसे एक्स गुणसूत्र या एक्स क्रोमोसोम कहा गया। तो बाद में जब दूसरे वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने शोध कार्य किए, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि हैकिंग ने जिस संरचना को एक्स का या एक्स बॉडी नाम दिया था वो संरचना एक्स गुणसूत्र ही थी, और उन्होंने उस संरचना का नाम अब एक्स गुणसूत्र रख दिया। तो एक्स गुणसूत्र का मतलब ये है कि उन्होंने जो संरचना खोजी थी एक्स का है, उसी का नाम ये एक्स गुणसूत्र है। अब देखिए, जीवों में जो पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अब इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि जीवों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं मुख्यतः। कायिक गुणसूत्र
जिनको अंग्रेजी में अपन सोमेटिक क्रोमोसोम या इनको ऑटोसोम भी कहते हैं। तो देखिए कायिक गुणसूत्र का यानी शरीर यानी बॉडी, या इनको अपन बॉडी क्रोमोसोम भी कहें, बॉडी क्रोमोसोम या क्रोमोसोम, बॉडी क्रोमोसोम। तो ये जितने भी शरीर के या दैहिक जो लक्षण होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इन्हें ऑटोसोम भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र। ये लिंग निर्धारण का कार्य नहीं करेंगे, तो यहाँ पर इनका एक नाम और हो जाता है अलिंग गुणसूत्र, नॉन सेक्स क्रोमोसोम। अलिंग गुणसूत्र भी इनको हम कहते हैं। तो देखिए इन गुणसूत्रों पर दैहिक या कायिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। दैहिक या कायिक लक्षणों वाले जो लक्षण नियंत्रित होते हैं, जैसे किसी शरीर के जितने भी अपन लक्षण है, चाहे वो आँखें हो, चाहे वो बाल हो, चाहे त्वचा हो, चाहे अंगुलियाँ हो, जितने भी लक्षण होते हैं एक शरीर के, उनके जीन इन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। इन पर लिंग निर्धारण की जीन नहीं पाई जाती। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये लिंग निर्धारण का काम नहीं करेंगे, अतः इन्हें अलिंग गुणसूत्र भी कहते हैं या नॉन सेक्स क्रोमोसोम भी हम कहेंगे इसको। जैसे एक उदाहरण ले, मानव में उपस्थित कुल 46 गुणसूत्रों यानी टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मानव में। तो उपस्थित कुल 46 गुणसूत्रों यानी 23 जोड़े में से 44 गुणसूत्र या 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, या जिसको अपन 23 जोड़े भी कहते हैं। इन 46 या 23 जोड़ों में 44 गुणसूत्र या 22 जोड़े गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं, और मात्र जो एक सिंगल 23वां जोड़ा बच गया, वो जोड़ा ही लिंग निर्धारण का काम करेगा। तो ये 22 जोड़े होते हैं 1 से लेकर 22 तक, ये कायिक गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ये अपने बॉडी का कंट्रोल करते हैं, जो बॉडी के जितने भी लक्षण हैं उसको कंट्रोल करते हैं। ये नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, चाहे नर हो चाहे मादा हो। मादा में भी 44 गुणसूत्र, नर में भी 44 गुणसूत्र, दोनों में बिल्कुल बराबर होते हैं और एक जैसे होते हैं। ये समजात गुणसूत्र होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। ये समजात गुणसूत्र होते हैं। समजात का मतलब है इनकी लंबाई, इनकी संरचना, इनकी रचना, इन पर जो जीन पाए जाते हैं, वो जीनों के बीच की दूरी, जीन कहाँ पर स्थित है, वो सब एक जैसे होते हैं। तो ऐसे गुणसूत्र समजात गुणसूत्र कहलाते हैं, जिनकी संरचना आकृति समान हो, जीन समान हो, और जीन जहाँ पर स्थित है वो स्थल समान हो, और जीनों के बीच की दूरी समान हो। तो ऐसे गुणसूत्र को अपन समजात गुणसूत्र कहते हैं। तो कायिक गुणसूत्र समजात गुणसूत्र होते हैं। ये केवल अपने जो शरीर या बॉडी के जो लक्षण होते हैं उसी को कंट्रोल करते हैं। तो जो कि इनका लिंग निर्धारण में कोई काम नहीं है, तो ये लिंग निर्धारण का काम नहीं करेंगे। अब लिंग निर्धारण कौन करते हैं, तो उसके बारे में अपन देखते हैं आगे। तो ये है हमारे लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र। देखिए, जिनको अपन कहेंगे लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम। एलोसोम, यहाँ एलो का मतलब होता है अन्य, और सोमास का मतलब होता है बॉडी। तो बॉडी के, शरीर के लक्षण के अलावा अन्य कोई लक्षण है उसका निर्धारण करेंगे, उनको हम एलोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो बॉडी के अलावा तो हो गया लिंग, तो लिंग के, बॉडी के लक्षण के अलावा जो निर्धारित करेंगे उनको लिंग गुणसूत्र या एलोसोम कहते हैं। देखिए, इन गुणसूत्रों पर लिंग निर्धारण यानी नर या मादा जीव, लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि नर होगा या मादा, तो लिंग निर्धारण करने वाले जीन उपस्थित रहते हैं। ये जीव के नर या मादा के रूप में निर्धारित करने का कार्य करते हैं, अतः इन्हें लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये लिंग निर्धारण का काम करेंगे, यानी एक ऐसा जोड़ा है जो लिंग निर्धारण का काम कर देगा। तो देखिए, इसमें जैसे एक उदाहरण देते हैं अपन मनुष्य का, तो मानव में एक जोड़ा होता है पूरा का पूरा, जो 23वीं जोड़ी होती है, यानी 1 से 22 तक तो हो गए हमारे कायिक गुणसूत्र, और 23वां जोड़ा हो गया लिंग गुणसूत्र का। तो मानव में एक जोड़ा यानी 23वीं जो जोड़ी गुणसूत्र है वो लिंग गुणसूत्र के रूप में उपस्थित है। अब जो पुरुष या जो नर होता है या मेल जो है, उसमें तो होता है X और Y, और महिला
या जो मादा होती है फीमेल उसमें होता है एक्स एक्स। ये दोनों लिंग गुणसूत्र तो मादा में तो हो गया एक्स एक्स, मतलब यहाँ पर हो जाता है कि 44 तो कायिक है ही, ये तो दोनों में बराबर होते हैं, इसमें भी 44 होते हैं, इसमें भी 44 होते हैं, तो ये तो दोनों में बराबर है। तो इसमें हो जाएगा एक्स नर में तो हो जाएगा एक्स वाई, तो 44 45 और 46, और इसमें हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स। इस तरह से टोटल इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं और टोटल इसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस तरह से नर और मादा में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 44 तो जो कायिक गुणसूत्र वो बराबर है, बिल्कुल एक जैसे हैं, और जो 23वां जोड़ा है वो अलग अलग है। नर में तो होता है एक्स वाई और मादा में होता है एक्स एक्स। तो एक्स वाई और एक्स एक्स को हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो इनमें के एक्स और वाई ऐसे गुणसूत्र हैं जो लिंग निर्धारण का काम करने वाले हैं। अब पढ़ेंगे अपन, देखो, लिंग निर्धारण हेतु विभिन्न जीवों में निम्न गुणसूत्र प्रारूप पाए जाते हैं। मतलब कौन कौन से प्रारूप है जिसके द्वारा लिंग निर्धारण होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, देखिए कि कौन कौन से प्रारूप पाए जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, मादा एक्स एक्स हो और नर एक्स वाई हो, इस प्रकार का लिंग निर्धारण, यानी मादा एक्स एक्स व नर एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण। देखिए इसमें मादा होगी एक्स एक्स, तो ये मादा समयुग्म की होगी, यानी एक्स एक्स है तो दोनों युग्मक समान बनेंगे, एक्स वाले दोनों बनेंगे, इसलिए हो गया ये समयुग्म की, यानी दोनों युग्मक समान आकार प्रकार के बनने वाले हैं। अर्थात सभी अंडाणु एक्स गुणसूत्र वाले होते हैं। जबकि नर होगा तो वो विषम युग्म की होगा, यानी एक तो एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु बनेगा और एक वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु बनेगा। तो यहाँ पर दो तरह के शुक्राणु बनते हैं, एक्स गुणसूत्र वाले व वाई गुणसूत्र वाले। तो ये एक लिंग निर्धारण का एक प्रारूप है, एक प्रणाली है, जिसमें मादा एक्स एक्स होती है और नर वाई वाई होता है। तो इसमें मादा तो होती है समयुग्म की और नर होता है विषम युग्म की। इसे देखिए एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। तो या इसका उदाहरण दीजिए। तो एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण का मतलब है मादा तो एक्स एक्स होगी और नर एक्स वाई होगा। यहाँ एक्स वाई प्रकार का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वास्तव में लिंग निर्धारण का काम एक्स वाई यानी नर ही करता है, मादा का कोई रोल नहीं है। तो नर करता है, इसलिए यहाँ पर इसको अपन कह रहे हैं एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण। इसका उदाहरण याद रखिएगा, मानव सहित सभी स्तनधारियों में, जितने भी स्तनधारी है जिसमें मानव भी आता है, वो उसके अंदर एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। और जो ड्रोसोफिला फलमक्खी होती है उसमें भी एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि एक्स मानव में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो आपको इतना लिखना है, मानव में एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। या एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। तो एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण ये है जिसमें मादा तो होती है समयुग्म की यानी एक्स एक्स और नर होता है विषमयुग्म की मानी एक्स वाई। ये ऐसा मनुष्य और ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है। दूसरा देखिए, इसके बिल्कुल विपरीत होगा ये, जिसमें मादा तो होगी एक्स वाई देगी और नर होगा एक्स एक्स। बिल्कुल ऊपर वाले के ठीक विपरीत है। मादा तो यहाँ पर एक्स वाई है, नर एक्स एक्स है, यानी मादा तो विषमयुग्म की है और नर समयुग्म की है। अब इसमें कोई कन्फ्यूजिंग नहीं हो तो इसको यहाँ पर इसी तरह से इसको लेबल भी किया जाता है। देखो यहाँ पर इसको ये न कहकर इस तरह से इसको ज़्यादातर लिखा जाता है कि मादा जेड डब्लू और नर जेड जेड प्रकार का हो, तो इसे हम कहते हैं मादा जेड डब्लू या नर जेड जेड प्रकार का लिंग निर्धारण। अब चूंकि यहाँ पर लिंग निर्धारण का काम देखिए कर रही है मादा करेगी, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, इसे जेड डब्लू प्रकार का लिंग निर्धारण भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिंग निर्धारण का काम मादा करेगी, मादा उत्तरदायी होगी। तो ऐसी पहली कंडीशन आई है जिसमें मादा जिम्मेदार है लिंग निर्धारण के लिए, तो उसके उदाहरण भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार के लिंग निर्धारण को अपन बोल रहे हैं जेड डब्लू प्रकार का। जेड डब्लू या जेड जेड क्यों कहा है, ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजिंग नहीं हो। हमने इसको अलग तरह से इसको लेबलिंग की है इसकी कि मादा तो होगी जेड डब्लू और नर होगा जेड जेड, और इसको हम मादा को एक्स वाई या नर को एक्स एक्स भी कह सकते हैं। तो इसका कह रहे हैं अपन इसको जेड डब्लू प्रकार का लिंग निर्धारण भी इसको कह रहे हैं, क्योंकि लिंग निर्धारण जेड डब्लू यानी मादा के द्वारा होने वाला है।
तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि मादा तो विषम युग्म की है, अर्थात उसमें एक्स और वाई या जेड या डब्ल्यू गुणसूत्र होते हैं, जब तथा नर जो होता है वो समयुग्म के होता है, वो एक्स एक्स या जेड जेड होता है। इसमें मादा लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होती है। ये एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि मादा लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। ऐसा लिंग निर्धारण जेड डब्ल्यू प्रकार का होता है और ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा मुर्गियों में, और जो अनेक अन्य पक्षी होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं और मुर्गियां होती है, उन मुर्गियों में मादा जो मुर्गी होती है वो लिंग निर्धारण का काम करती है। तो आपको ये याद रखना है कि नर में तो होता है अपने मानव में तो होता है नर के द्वारा, और मुर्गियों में होता है मादा के द्वारा। तो आपको इस तरह से याद रह जाएगा। तो मादा के द्वारा होता है, उसको जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण भी कहते हैं, यानी उसके बिल्कुल ठीक विपरीत है। तो ये एक तरह का कुछ जीवों में ये भी सिस्टम होता है लिंग निर्धारण करने का, जेड डब्ल्यू प्रकार का। अब इसके अलावा नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं अपन। एक तरह का महत्वपूर्ण और देखने को मिलता है सिस्टम में, जिसमें मादा तो हो एक्स एक्स देगी, मादा तो हो एक्स एक्स और नर हो एक्स जीरो प्रकार का। मादा एक्स एक्स और नर होता है एक्स जीरो, यानी इस नर में केवल एक्स एक ही लिंग गुणसूत्र है, दूसरा उपस्थिति नहीं है, तो पूरा जोड़ा नहीं है। इसके मतलब है इसमें एक ही लिंग गुणसूत्र है, यहाँ पर मादा में दो लिंग गुणसूत्र उपस्थित है जोड़े के रूप में। तो इसे हम कह रहे हैं मादा एक्स एक्स या नर एक्स जीरो प्रकार का लिंग निर्धारण। तो यहाँ पर चूंकि लिंग निर्धारण काम ये एक्स जीरो करने वाला है, तो इसलिए अपन इसको कह रहे हैं एक्स जीरो प्रकार का लिंग निर्धारण भी कहते हैं। इस लिंग निर्धारण की यह क्रियाविधि टिड्डा और कॉकरोच में पाई जाती है। तो आपको ये उदाहरण याद रखना है कि टिड्डा या कॉकरोच में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, एक्स जीरो प्रकार का। यह प्रश्न आता है कि एक्स जीरो प्रकार का लिंग निर्धारण क्या होता है, इसका उदाहरण दीजिए। तो आप टिड्डा या कॉकरोच में से कोई उदाहरण लिख सकते हैं। और एक्स जीरो प्रकार का क्यों है, क्योंकि इसमें नर में केवल और केवल एक ही लिंग गुणसूत्र एक्स उपस्थित है। तो आधे शुक्राणु तो ऐसे बनेंगे जिसमें एक्स होगा, और आधे शुक्राणु ऐसे बनेंगे जिसमें एक भी लिंग गुणसूत्र उपस्थित नहीं होगा। इनकी मादा में लिंग गुणसूत्र का एक जोड़ा यानी एक्स एक्स उपस्थित होता है, ये जैसे अपने ऊपर देख लिया। अतः मादा के सभी अंडाणुओं में अलिंग गुणसूत्रों के अलावा एक एक्स लिंग गुणसूत्र भी पाया जाता है, क्योंकि मादा एक्स एक्स है तो सभी जो अंडे बनेंगे उनमें कोई ना कोई एक्स लिंग गुणसूत्र जरूर पहुंच जाएगा। जबकि इसके नर में देखिए, जबकि इसका जो नर होता है, जबकि इसके नर द्वारा निर्मित कुछ शुक्राणुओं में एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है और कुछ शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता। अब क्यों नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि एक्स जीरो है। तो कुछ शुक्राणु ऐसे बनेंगे जिनके अंदर तो केवल एक्स हो जाएगा, और कुछ शुक्राणु ऐसे बनेंगे जिसके अंदर जीरो होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे शुक्राणु भी बनेंगे जिनमें एक्स लिंग गुणसूत्र उपस्थित होगा, और कुछ ऐसे बनेंगे जिनमें कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि ऐसा कौन सा लिंग निर्धारण है जिसमें कुछ शुक्राणुओं में तो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है और कुछ शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता। तो वो होता है एक्स जीरो प्रकार का लिंग निर्धारण, और ये टेढ़ा कॉकरोच में देखने को मिल जाता है। देखिए, एक्स गुणसूत्र वाले जो शुक्राणु से निश्चित अंडाणु मादा बन जाते हैं, क्योंकि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु आएगा और उससे जो अंडाणु होगा, अंडाणु के अंदर एक्स होता ही है, तो यहाँ पर एक्स और एक्स क्या बन जाते हैं, ये मादा बन जाते हैं। तथा एक्स गुणसूत्र रहित शुक्राणु जो जीरो है जिसके अंदर, उसमें निश्चित अंडाणु से नर बनते हैं, क्योंकि एक्स एक तो अंडाणु से आ जाएगा, जो जीरो आएगा वो मतलब कुछ भी नहीं होगा लिंग गुणसूत्र, तो एक्स जीरो प्रकार का बनेगा, ये यहाँ पर नर बन जाते हैं। तो एक्स जीरो प्रकार का लिंग निर्धारण टेढ़े कॉकरोच में देखने को मिलता है। ये एक स्पेशल प्रकार का है। इसमें कुछ शुक्राणु तो बिना लिंग गुणसूत्र वाले बनेंगे, कुछ एक्स लिंग गुणसूत्र वाले बन जाते हैं। अब ये कुछ स्पेशल पॉइंट अपन देख लेते हैं। इसके अंदर कुछ विशेष बिंदु भी हमने लिख रखे हैं कि मधुमक्खी में आपको एक नया प्रकार का लिंग निर्धारण प्रारूप पाया जाता है, जिसे अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण कहते हैं। अगुणित का मतलब होता है n और द्विगुणित का मतलब होगा 2n, यानी यहाँ पर गुणसूत्रों का एक समुच्चय होगा और यहाँ पर दो समुच्चय होंगे, दो कॉपीज होगी यहाँ पर। तो अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण मधुमक्खी के अंदर देखने को मिलता है। ये भी उदाहरण आपको याद रखना है।
नर में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित यानी 16। जो मधुमक्खी होती है उसके जो नर होते हैं जिनको अपन ड्रोन भी कहते हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होगी। और मादाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित यानी 16 और 16 यानी 32 होती है। ये याद रखना है। नर अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं और इनको हम ड्रोन भी कहते हैं। देखिए, नर जो बनते हैं वो मधुमक्खी में अनिश्चित अंडों से बनते हैं। अनिश्चित अंडों से बनेंगे तभी इनमें गुणसूत्र 16 होंगे, क्योंकि नर के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 16। तो तभी इनमें 16 तभी रहेंगे जब ये अनिश्चित अंडों से विकसित हो जाएं। जबकि जो रानी मधुमक्खी व श्रमिक होते हैं, वर्कर्स, वो निषेचित अंडों से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि निषेचित अंडों में गुणसूत्र होते हैं 32, इसलिए वहाँ से फिर क्या बनते हैं? रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी बनती है। तो निषेचित अंडों से रानी और श्रमिक कैसे बनते हैं? 3 होते हैं छत्ते के अंदर, 3 इसके प्रभेद होते हैं। तो ड्रोन होते हैं, एक रानी होती है और श्रमिक होते हैं। तो ड्रोन तो हम कह रहे हैं कि अनिषेचित अंडों से बन जाते हैं। अब रानी और श्रमिक कब बनते हैं निषेचित अंडों से? तो निषेचित अंडों को जब एक रॉयल जेली नाम का एक बहुत ही उत्तम भोजन जो होता है, एक बहुत ही प्रमुख जो भोजन है, फूड है, वो खिलाया जाता है, तो वहाँ पर रानी मधुमक्खी बनती है और बाकी से श्रमिक बन जाते हैं। जो ये श्रमिक भी मादाएं होती है, ये श्रमिक भी क्या होती हैं? फीमेल्स होती है, जो कि शहद बनाने, डंक होता है इनके पास, सत्ते की सुरक्षा करती है, फूलों का रस लेके आती है, पानी लेके आती है। तो ये सारा काम श्रमिक करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी एक तो मधुमक्खी में। और एक एक कि अनेक जो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स, जो सरक के चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, उनमें लिंग निर्धारण वातावरण और वातावरण का जो टेम्परेचर होता है, तापमान, उस पर निर्भर करता है। जैसे मगरमच्छ, कछुए और छिपकली। तो मगरमच्छ और अनेक कछुए और अनेक छिपकलियाँ ऐसी होती है जो अपने अंडों को ऐसी जगह पर देती है जहाँ पर तापमान उनको मिलता रहे। तो जब अंडों को कम और ज़्यादा तापमान मिलता है तो उस तापमान के अंतर के कारण ही उसमें नर और मादा विकसित होते हैं। तो तापमान के कारण लिंग निर्धारण हो रहा है, ऐसा देखने को मिलता है आपको रेप्टाइल्स में, जैसे मगरमच्छ, कछुए और छिपकली के अंदर। अब अपन पढ़ लेते हैं अपना डिटेल से मानव का लिंग निर्धारण दिया गया है। देखिए, मानव का लिंग निर्धारण। तो मानव का लिंग निर्धारण को समझने के लिए देखिए अपन पहले इसके चित्र को समझ लेते हैं कि मानव का लिंग निर्धारण आखिर कैसे होता है। तो हमने मानव का लिंग निर्धारण इस चित्र से बनाया कि ये ऐसे नर है, इसमें हम जानते हैं कि 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 44 और ये 45 और 46 यानी XY होता है नर में, और मादा में XX लिंग गुणसूत्र होता है। तो 44 तो दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 46 और यहाँ पर 46। अब जब नर युग्मक बनाएगा यानी शुक्राणु बनाएगा तो 22 + X और 22 + Y यानी 2 तरह के शुक्राणु बनाने वाला है नर। जबकि मादा केवल एक ही तरह के अंडाणु बनाती है और वो होता है 22 + X वाले 23 गुणसूत्र वाला अंडाणु बनाएगा, क्योंकि एक ही प्रकार के अंडाणु बनेंगे और वो सारे X गुणसूत्र वाले होंगे। अब अगर निषेचन होता है, ये जो अपन करवा रहे हैं निषेचन, देखिए ये जो निषेचन हो रहा है इसमें ये भी निषेचन हो रहा है, ये भी निषेचन हो रहा है। तो अगर इस शुक्राणु का जो 22 + X वाला शुक्राणु 22 + X वाले अंडाणु से निषेचित करता है, तो देखिए क्या बनता है? 44 + X और X, इसका X और इसका X मिल जाता है। तो यहाँ पर हो जाती है 44 + XX यानी 46 गुणसूत्र हो जाते हैं, और XX उपस्थित होने के कारण यहाँ पर लड़की या गर्ल पैदा होती है। और यदि निषेचन के समय Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु आ जाए, क्योंकि ये भी 50-50 बनते हैं, X और Y दोनों शुक्राणु है वो 50-50% बनते हैं। तो जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु आता है निषेचन के लिए, तो यहाँ पर देखो क्या कंडीशन बनती है? 22 + Y वाला 22 + X से निषेचित होगा, तो यहाँ पर 44 + XY बनता है। यानी ये यहाँ पर जो युग्मनज होगा ये लड़के के रूप में या बॉय के रूप में विकसित होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 50%। तो जब भी कोई प्रेगनेंसी लेडी प्रेग्नेंट रहती है तो उसमें 50% लड़का होने के और 50% लड़की होने के संभावना या प्रायिकता पाई जाती है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर लिंग निर्धारण का काम में मादा कोई रोल नहीं निभा रही है, क्योंकि मादा तो केवल एक ही तरह के अंडे बना रही है। यहाँ पर लिंग निर्धारण का काम नर कर रहा है,
क्योंकि नर जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचन के लिए देता है तो लड़की पैदा होगी, अगर नर वाई वाला शुक्राणु देता है तो लड़का पैदा होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लिंग निर्धारण का काम कौन कर रहा है, नर कर रहा है, यानी उसका पिता कर रहा है। तो यहाँ पर माता को लड़की होने या लड़का होने के लिए दोष देना बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि नर लिंग निर्धारण का काम उसका पिता करता है। तो ये आपके बात ये समझ में आ गई होगी यहाँ पर। अब इसको अपन फटाफट पढ़ लेते हैं कि जो अपने डिटेल से लिखा है इसको, कि देखिए मानव में लिंग निर्धारण। तो मानव में ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो कि एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। ये पहला प्रश्न बनता है कि मानव में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, तो आपको याद रखना है एक्स वाई प्रकार का। मानव में कुल 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें 44 गुणसूत्र यानी 22 जोड़े यानी 1 से 22 नर व मादा में बिल्कुल एक समान होते हैं, जिन्हें हम कायिक गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। मादा में लिंग गुणसूत्रों के रूप में एक्स गुणसूत्र का एक जोड़ा मतलब एक्स एक्स पाया जाता है, जबकि नर में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये भी अपन जान रहे हैं। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं जिनमें एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, क्योंकि इनमें केवल एक्स एक्स होता है तो सभी अंडाणु बनेंगे वो एक्स गुणसूत्र वाले बनेंगे। जबकि नर 2 प्रकार के शुक्राणु बनाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। 50% शुक्राणु तो एक्स गुणसूत्र वाले बनेंगे और 50% शुक्राणु वाई गुणसूत्र वाले बनेंगे। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि जब अंडाणु का निषेचन एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है तो युग्मनज मादा या लड़की के रूप में विकसित होता है, और यदि अंडाणु का निषेचन वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है तो युग्मनज नर या लड़के के रूप में विकसित होता है, जो को अपन देख चुके हैं चित्र के द्वारा। प्रत्येक गर्भावस्था में शिशु के बालक या बालिका होने की प्रायिकता 50% रहती है। तो अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, कोई महिला गर्भावस्था में है, तो उसके लड़का होगा या लड़की होगी, इसकी संभावना 50-50% होती है। यहाँ ये स्पष्ट है कि मानव में लिंग निर्धारण यानी लड़का या लड़की का होना के लिए नर जिम्मेदार है, यानी नर का मतलब है उसका पिता उसके लिए जिम्मेदार है। अतः लड़की पैदा करने पर माता को दोष देना गलत है, उसके साथ दुर्व्यवहार करना गलत है। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाता है परीक्षा में कि लड़का या लड़की पैदा होने पर माता को दोष दिया जाता है, समाज में एक धारणा है। क्या आप इससे सहमत है या अपने विचार लिखिए। तो आपको ये कारण देना है कि लड़की होने में माता का कोई दोष नहीं है। लिंग निर्धारण के लिए यानी लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए उसका पिता उत्तरदायी है। तो इस तरह से ये हमने मानव के लिंग निर्धारण को समझ लिया है। और परीक्षा में अगर आप आरेख के द्वारा समझाना चाहो इसको, तो ये बिल्कुल सिंपल आरेख है, इसके द्वारा आप समझा सकते हो। तो अगर आप सोचेंगे मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो आप इस आरेख के द्वारा समझाएंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होने वाले हैं। देखिए ये था मानव में लिंग निर्धारण। अब आपकी किताब में जो मधुमक्खियाँ होती है उसमें भी लिंग निर्धारण को समझाया गया है, तो हम इसको भी डिटेल से एक बार देखने वाले हैं। देखिए मधुपिया मधुमक्खी में लिंग निर्धारण एक इम्पोर्टेंट बात है। मधुपिया मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो देखिए मधुमक्खी में हम लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मधुमक्खी में क्या होता है, जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें 3 तरह के मधुमक्खियाँ पाई जाती है, उसके अंदर 3 तरह की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। देखिए ये उसके अंदर 3 तरह की मधुमक्खियाँ पाई जाती है। जो सबसे बड़ी होती है, जो अकेली होती है सिंगल, उसको रानी कहते हैं। इसके साथ दूसरे होते हैं वो इसके साथ जो इसमें इनको मैथुन क्रिया के में भाग लेंगे वो उनको ड्रोन या नर कहते हैं। और जो चारों ओर उड़ते रहते हैं जिनके पास डंक होते हैं, सत्य की सुरक्षा करते हैं, वो श्रमिक या वर्कर कहलाते हैं। तो 3 तरह के इनके अंदर सदस्य होते हैं, पहले रानी, दूसरे नर और तीसरे श्रमिक। अब क्या होते हैं यहाँ पर, ये रानी है वो इसका काम होता है अंडे देना। इस रानी का काम क्या होता है, अंडे देना। और अंडे ये जब रानी अंडे देती है तो ये 2 तरह के अंडे देती है। एक फर्स्ट बार में अनिश्चित अंडे देगी। अब जो एक अंडा है जिसका निषेचन नहीं हुआ, ये अंडा क्या करेगा, सीधा ही नर के अंदर विकसित हो जाएगा, ड्रोन के अंदर। और दूसरा जो अंडा होगा उसका निषेचन शुक्राणु से हो जाएगा।
और इस शुक्राणु कौन देगा? जो ड्रोन होगा वो दे देगा। तो ये निषेचित अंडे से तो बन जाएगी मादाएँ, और इस अनिषेचित अंडे से बन गई नर ड्रोन। तो ये मादा बनेगी। उसके बाद में जिस मादा को रॉयल जेली खिलाई जाएगी, रॉयल जेली जिसको खिला लेंगे, वो ये भोजन दे देंगे, वो तो बन जाएगी रानी, और बाकी मादाएँ बन जाएगी इससे श्रमिक। तो यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि रानी में 32 गुणसूत्र और श्रमिक में भी 32 गुणसूत्र। कहने का मतलब है जो मादाएँ होती है उनमें 32 गुणसूत्र होते हैं, और जो नर होते हैं उनमें 16 गुणसूत्र होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ध्यान देने वाली, कि नर तो होता है अनिषेचित अंडे से बनता है, इसलिए उसमें 16 गुणसूत्र रह जाते हैं, जबकि मादाएँ जो होती है वो शुक्राणु और एक अनिषेचित अंडे से निषेचन के पश्चात बनती है। अर्थात मादाएँ होती है वो 32 गुणसूत्र वाली है, द्विगुणित होती है, 2n होती है। अब उस मादाओं में से जिसको रॉयल जेली खिला लेंगे वो तो बन जाएगी रानी, और बाकी बन जाएंगे श्रमिक। तो इस तरह से 3 इसके अंदर सदस्य पाए जाते हैं। तो देखिए मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है? तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण मधुमक्खी द्वारा प्राप्त किए गए गुणसूत्र क्रोमोसोम या गुणसूत्र समूचे की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात वो अगुणित n है या द्विगुणित 2n है। पुनमधुप का मतलब है यहाँ नर, जिसको नर या ड्रोन भी कहते हैं, ये अगुणित होते हैं। इनमें केवल 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो परीक्षा में सीधा प्रश्न बनता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि नर के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 16 गुणसूत्र होते हैं। नर कैसे होते हैं? नर अगुणित होते हैं। जबकि मादा जो मधुमक्खियाँ होती है, मादा मधुप जो मधुमक्खी होती है जिसमें रानी या श्रमिक होते हैं, ये द्विगुणित 2n होते हैं, अर्थात इनमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी 16 गुणसूत्र के इनमें 2 सेट होते हैं, इसलिए 32 गुणसूत्र इनमें हो जाते हैं। तो मादा जो मधुमक्खियाँ होती है, जो रानी और श्रमिक दोनों मादाएँ होती है, इनमें 32 गुणसूत्र होते हैं। केवल नर के अंदर अगुणित गुणसूत्र यानी 16 गुणसूत्र होते हैं। अब जो पुनमधुप या नर होते हैं वो अनिषेचित अंडों से अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस द्वारा विकसित होते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो नर या ड्रोन होते हैं वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा विकसित होते हैं? वो अनिषेक जनन के द्वारा विकसित होते हैं। और कौन से अंडों से होते हैं? अनिषेचित अंडों से, बिना निषेचन किए हुए जो अंडे होते हैं। क्योंकि रानी 2 तरह के अंडे देगी, एक तो निषेचित और एक अनिषेचित। तो अनिषेचित जो अंडे होंगे उनसे नर विकसित होंगे, ड्रोन विकसित होंगे। और अनिषेक जनन का मतलब होता है बिना निषेचन के ही जो अनिषेचित अंडा है वो उसके भ्रूण में या जीव में बदल जाता है। तो बिना निषेचन के ही भ्रूण का युग्मनज में बदलना, युग्मनज का उसके भ्रूण में बदलना या उस अंडे का युग्मनज में बदलना, उसको अपन कहेंगे अनिषेक जनन। बिना निषेचन के ही अंडकोशिका का युग्मनज में बदलना। अंडकोशिका बिना निषेचन के किस में बदल रही है? युग्मनज में, या फिर भ्रूण के अंदर चेंज हो रही है। तो अनिषेचित अंडा डायरेक्ट ही भ्रूण या युग्मनज में बना लेगा। तो उस स्थिति को अपन बोल रहे हैं अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। तो जो ड्रोन होते हैं वो अनिषेक जनन द्वारा विकसित होकर नर बन जाते हैं, और चूंकि ये अनिषेक जनन है, कोई इसमें निषेचन नहीं हो रहा, तो ये अगुणित होते हैं। कैसे रहेंगे? अगुणित रह गए। जबकि जो मादाएँ होती है, मादा मधुमक्खी जिसमें रानी या श्रमिक होते हैं, ये निषेचित अंडों से विकसित होती है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए ये द्विगुणित होती है। इसलिए कैसी है? द्विगुणित। आपको ध्यान रखिएगा, रानी कब बनती है? रानी तो बनती है जब जिस मादा मधुमक्खी को रॉयल जेली खिलाई जाती है, रानी को खिलाई जाती है रॉयल जेली, तभी ये रानी बन जाती है। और श्रमिक होती है, इनको ये जेली नहीं खिलाई जाती है, इसलिए ये इनका विकास नहीं हो पाता है और ये बंदे रह जाती है, जनन में भाग नहीं लेती है। तो ये बंदे मादाएँ होती है। ये कैसी होती है? बंदे मादाएँ, क्योंकि इनको ये जेली खिलाई नहीं गई, तो रॉयल जेली खिलाती तो नर रानी बन गई। और जो सबसे शक्तिशाली होगी तो छत्ते में एक रानी पाई जाएगी, उसका काम होता है अंडे देना। बंदे मादाएँ होगी, इनका काम है छत्ते की सुरक्षा करना, शहद बनाना, पानी लाना, फूलों का रस लाना, छत्ते की सुरक्षा कर, और इनके पास डंक वगैरह होते हैं, तो वो अपने सारा काम यही करती है। तो निषेचित अंडों से तो बन गए रानी और श्रमिक, और अनिषेचित अंडों से बन गए नर और ड्रोन। लिंग निर्धारण की इस प्रणाली को अगुणित या द्विगुणिता लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं। अगुणित या
द्विगुणिता लिंग निर्धारण प्रणाली कह रहे हैं, क्योंकि अगुणित ये n हो गई और द्विगुणित का मतलब 2n हो गई। तो दो मतलब इसके अंदर दो तरह के गुणसूत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें अगुणित गुणसूत्र और द्विगुणित गुणसूत्र हो। तो इस तरह की प्रणाली को हम अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली कह रहे हैं, जो कि मधुमक्खी के अंदर पाई जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अगुणित द्विगुणित लिंग प्रणाली क्या होती है, किस में पाई जाती है, उदाहरण दीजिए। अब देखिए, इसमें जो नर होता है, ड्रोन होता है, वो समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनाते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, इसमें जो नर होता है वो समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनाते हैं। क्योंकि नर के अंदर n होता है, अगुणित होते हैं, तो इसका तो अष्टसूत्री विभाजन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल समसूत्री विभाजन होगा और वहाँ पर शुक्राणु बन जाएंगे। तथा जो मादा मधुमक्खी होगी वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु का उत्पादन करती है। यानी मादा मधुमक्खी यानी जो रानी होती है, वो रानी द्विगुणित होती है 2n, वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु यानी n अंडाणु बना लेती है, n गुणसूत्र वाला अंडाणु बना लेती है। तो ये ध्यान रखना है कि नर के अंदर तो समसूत्री विभाजन होगा और मादा के जो रानी होगी उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब इस लिंग निर्धारण से अपन क्या समझेंगे, देखिए इस लिंग निर्धारण से स्पष्ट है कि जो नर होते हैं या जो ड्रोन होते हैं उनके पिता नहीं होते हैं। कैसे नहीं होंगे पिता, तो वो देखिए अपन इस बात से समझेंगे, क्योंकि जो नर होते हैं वो केवल अनिषेचित अंडाणु से बनते हैं। तो अनिषेचित अंडाणु कौन देता है, मादा ही देती है। इसका मतलब जो नर बनते हैं उनके पिता कभी नहीं होते, क्योंकि नर मादा से निर्मित अनिषेचित अंडाणु से अनिषेक जन्य यानी पार्थेनोजेनेसिस द्वारा विकसित होते हैं। तो ये स्पष्ट है कि नरों के पिता नहीं होते हैं, फादर नहीं होते हैं। नर जो बनते हैं वो अपने कभी पिता को नहीं देखते, यानी पिता उनका होता ही नहीं है। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें नर की नर संतति उत्पन्न नहीं होती, यानी नर की नर संतति उत्पन्न नहीं होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नर की मादा संतति तो हो सकती है लेकिन नर संतति नहीं होगी। क्योंकि नर संतति इसलिए नहीं होगी क्योंकि नर जो शुक्राणु बनाएगा वो निषेचन जब कर लेगा तो उसमें निषेचित अंडों से तो केवल मादाएं बनती है। तो नर की नर संतति नहीं होगी, पुत्री संतति या डॉटर्स इसकी जो संतति होती है वो इसमें बन जाती है। क्योंकि नर समसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनाते हैं जो अंडाणु से निश्चित होकर मादा बना लेते हैं। तो मादा तो बन जाएगी लेकिन नर की नर संतति नहीं बनेगी। और एक इम्पोर्टेंट बात एक और है इसमें कि इसमें जो नर होते हैं उनके दादा तो होते हैं और उनके पोते भी होते हैं। देखिए, नर जो होते हैं उनके दादा हैं और उनके पोते हैं, लेकिन उनके पिता नहीं हैं और उनकी संतति नर नहीं होती है। तो दादा है और पोता है लेकिन पिता नहीं है। ये एक स्पेशल प्रकार का इसके अंदर लिंग निर्धारण है। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे ये मादा मधुमक्खी है और ये नर ड्रोन होते हैं। मादा में 32 गुणसूत्र है, नर में 16 गुणसूत्र है। नर यहाँ पर समसूत्र विभाजन द्वारा 16 गुणसूत्रों वाला शुक्राणु बना ले रहा है और इधर 32 गुणसूत्र है, तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन से दो अंडाणु बन रहे हैं, 16 गुणसूत्र वाला 16 गुणसूत्र, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से गुणसूत्र आधे आधे हो गए। अब ये जो एक अंडाणु है अनिषेचित, ये क्या करेगा, अनिषेक जनन द्वारा नर या ड्रोन विकसित हो जाएगा 16 गुणसूत्र वाला। तो नर बन गया इधर तो। और एक ये जो अंडाणु है ये निषेचन कर लेगा शुक्राणु से, तो मादा मधुमक्खी बन जाएगी। मादा के अंदर रानी बन जाएगी और श्रमिक बन जाएंगे। ये इनके अंदर कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 16 और 16 32 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो ये जो आप नर देख रहे हो ये नर है, इसकी संतान जैसे कोई संतान इसकी मादा उत्पन्न हो रही है, यानी नर कभी नर संतति उत्पन्न यानी पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। और इधर देखिए आप, ये जो नर पैदा हो रहा है ये नर यहाँ से कहाँ से बन रहा है, ये मादा मधुमक्खी से हो रहा है। मतलब नर की माता तो होती है लेकिन पिता नहीं होता है। और दूसरी बात, ये जो नर है इसके कोई नर संतति नहीं है, फिर इस मादा से आगे पीढ़ी के अंदर नर पैदा होगा, तो मतलब वो उसका ये दादा होगा और इस दादा का ये जो नेक्स्ट पीढ़ी में होगा वो पोता होगा। यानी दादा होगा फिर अगली पीढ़ी वाला पोता होगा लेकिन पिता नहीं होगा। तो इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये मधुमक्खी में लिंग निर्धारण का एक आरेख है
तो इसके द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने लिंग निर्धारण को पूरी तरह से समझ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।